कुछ 3 हफ्ते पहले मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि इस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ। जब मैंने इस छोटी सी नन्ही सी जान को अपने गोद में उठाया तो मेरा दिल मानो कि पिघल सा गया हो। लिटरली द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। पर थोड़ी समय बाद उसने रोना चालू कर दिया और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा स्ट्रेस हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि करना क्या है और इतनी छोटी सी बच्ची रो रही है गला फाड़ फाड़ के। फिर मेरी वाइफ ने बताया कि शायद उसे भूख लग रही होगी, दूध पिला देते हैं। और हाँ, दूध पीने के बाद वो चुप भी हो गई। लेकिन आधे घंटे बाद उसने फिर से रोना चालू कर दिया और इस बार तो वो दूध भी नहीं पी रही थी। अब हमें हो गई भयंकर टेंशन कि अभी अभी जन्म हुआ है और कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसे। फिर मैंने जल्दी से नर्स को बुलाया और नर्स ने बच्चे को देखा और सबसे पहले उन्होंने हमें डांटना चालू किया कि पहली बात तो बच्चे को इतनी देर तक और इतने ज़ोर ज़ोर से रोना मत दिया करो, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही बुरी चीज़ है बच्चों के लिए। फिर हमने बताया कि नर्स हमें पता ही नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसे ठीक किया जाए। फिर नर्स ने बताया कि देखो, बच्चे जब रोते हैं तो वो कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दूध पीना, भूख लगना इज़ नॉट दी ओनली प्रॉब्लम एंड देयरफॉर यू नीड टू बी अवेयर ऑफ क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। जैसे कि इस केस में नियाना, जो कि मेरी बेटी का नाम है, वो एक्चुअली उसने अपनी डायपर गीली कर दी थी और डायपर चेंज के लिए वो रो रही थी। ऑलराइट। तो इस इंसिडेंट के बाद मैंने रिसर्च करना चालू कर दिया। मुझे पता लगाना था कि नियाना किस कारणों के कारण वो रो सकती है फ्यूचर में एंड कैसे मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद निकल के आया ये व्हील जो आप देख रहे हैं। इसमें मोस्ट कॉमन रीजंस जिसके कारण बच्चे रोते हैं वो लिखा हुआ है और कैसे गेस करें कि कौन सा रीज़न है अभी अगर आपका बच्चा रो रहा है तो। और अगर आपने सही सही गेस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कॉज को, तो उसे सॉल्व कैसे करें, बच्चे की मदद कैसे की जाए। तो आइए समझते हैं इस व्हील को। बट सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए जब बच्चा रो रहा होता है। नंबर 1, ज़्यादा उसे हिलाना नहीं चाहिए। देखिए, जल्दी ही आपको एज अ पेरेंट पता चल जाएगा कि अगर आप बच्चे को थोड़ा हिलाते हो, राइट, रॉक करते हो, तो बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाता है और इनफैक्ट कभी कभी सो भी जाता है, राइट। तो आपको लगेगा कि यही एक रामबाण है, बस हमेशा यही करना है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो और आप उसे हिला रहे हो तो भी वो, उसका पेट दर्द तो कम नहीं होगा, तो उसका रोना तो कम होने वाला है नहीं। इनफैक्ट वो ज़्यादा रोने लगेगा और गला फाड़ के रोने लगेगा। और फिर आप वही चीज़ करोगे जो कि नेचुरली आपको लगता है सही है, विच इज़ आप और ज़ोर ज़ोर से उसे हिलाने लगोगे और ज़ोर ज़ोर से उसे रॉक करने लगोगे, राइट, विच इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ कॉल्ड शेकन बेबी सिंड्रोम। यानी कि अगर आप बच्चे को बहुत ही विगरसली, जल्दी जल्दी शेक करते हो तो उसके दिमाग को आप शेक कर रहे हो एंड दैट कैन लीड टू सीवियर इश्यूज, इवन सीजर, हियरिंग लॉस, ब्रेन डेवलपमेंट डिक्रीमेंट एंड इवन एट केसेस डेथ। हाँ, दिस इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, दिस इज़ वेरी सीरियस, सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। अपने बच्चे को आप ज़ोर ज़ोर से शेक ना करें, चाहे वो कितना भी रो रहा हो। कोशिश करें ये जानने की प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, एंड देन उसे सॉल्व करें। दूसरी चीज़ जो कि आपको नहीं करनी चाहिए जब आपका बच्चा रो रहा हो, वो है इग्नोर करना। देखिए, हम पेरेंट्स भी इंसान ही हैं। होता क्या है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और आपको पता नहीं पड़ रहा है कि क्यों रो रहा है, आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि यार बहुत थक गए, बहुत हार गए हैं, रोने देते हैं इसे, शायद ये अपने आप चुप हो जाएगा, राइट। अब देखिए, प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी है, प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 3 कारण हैं। नंबर 1, मेंटल डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाना। देखिए, जब भी कोई इंसान रोता है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होती है, कॉर्टिसोल। अब ये आपको लड़ने या भागने में मदद करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाना पचाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उल्टे पैर भागना है, राइट। तो उसमें मदद करती है आपकी कॉर्टिसोल। सेम कॉर्टिसोल आपके बच्चे को मदद करती है रो के चिल्ला के अपने माँ बाप को बुलाना, ताकि वो उसकी मदद कर पाएँ। दैट्स द ओनली वे फॉर अ चाइल्ड, राइट। प्रॉब्लम ये है ना कि ये कॉर्टिसोल ये बाकी चीज़ों को कम कर देती है, जैसे कि ब्रेन थिंकिंग पावर, डेवलपमेंट, इसको कम कर देगी कुछ समय के लिए। तो इसलिए जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं उनकी मेंटल डेवलपमेंट ये स्लो डाउन हो जाएगी कंपेयर टू अदर किड्स। इसलिए अपने बच्चे को ज़्यादा रोने मत दें, उसे इग्नोर मत करें। दूसरी चीज़, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्लो डाउन कर देगी, ये इम्यूनिटी डेवलपमेंट को भी स्लो डाउन कर देगी और इसके कारण आपके बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट ये भी स्लो डाउन हो जाने वाली है। ऑल्सो, अगर आपका बच्चा ज़्यादा रोता है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे रोने दे रहे हैं,
तो फिर क्या होगा कि उसकी जो स्लीप साइकिल है ना वो थोड़ी सी ख़राब रहेगी। देखिए, एक छोटे बच्चे को 14 घंटे की अराउंड की नींद चाहिए, राइट? और नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। अब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ नींद में, जब बच्चा सो रहा होता है तो ग्रोथ हार्मोन, एक हार्मोन होता है जो कि बच्चे की बॉडी में रिलीज़ होता है और ये बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ में मदद करता है, राइट? बच्चे जो टॉल बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है। अब अगर आपके बच्चे को नींद कम मिल रही है, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन कम मिल रहा है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम तभी सिक्रीट होता है जब बच्चा सो रहा होता है, राइट? तो इसके कारण भी फिजिकल डेवलपमेंट कम होगी। तीसरी चीज़, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। बच्चा आपका बहुत ही इनसिक्योर होने वाला है। देखिए, अगर आप उसकी मदद नहीं करिएगा तो बच्चा ये सोचेगा कि मेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला है, मुझे खुद को ही चुप करना पड़ेगा, खुद की ही मदद करनी पड़ेगी, राइट? अब ये बच्चे बड़े होंगे और इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसे ही बन जाएगी। ये ज़्यादा जल्दी दोस्त बना नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ होगा, ये बाकियों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इन्हें जब भी कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है तो ये दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें लगेगा कि यार कोई मेरी मदद करने नहीं आने वाला है, राइट? अब इस सिनेरियो में इन्हें अगर कुछ मेंटल स्ट्रेस भी हो गया, एंग्जाइटी वगैरह हो गई, तो भी ये किसी को बताने वाला नहीं है और ये प्रॉब्लम्स बड़ी ही होने वाली हैं। तो इन्हें सोशल इश्यूज़ और इमोशनल इश्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड इनसिक्योर अटैचमेंट। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि ये कैसे होता है और कैसे इसे ठीक किया जाए और क्या करना चाहिए इसके अगेंस्ट। अगर आपको इस ये जानने में इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप कहीं पे लिंक कर दूंगा। तो ठीक है, अब आप समझ गए कि क्या दो चीज़ें जो कि नहीं करनी अगर आपका बच्चा रो रहा हो, विगरसली उसे शेक करना या फिर उसे रोने देना। अब क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, आपको गेस करना है क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। अब ये इतना आसान नहीं जितना कि लगता है, तो आइए इसमें डाइव करते हैं। अब सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीज़न बिहाइंड वाई किड्स क्राई इज़ एक्चुअली हंगर। यस, देखिए, एक बच्चे का जो पेट होता है ना, ये बहुत ही छोटा होता है। ये एक अंडे के साइज़ का होता है और एक बार में बच्चा इनफैक्ट बहुत ही कम दूध, लाइक 10 मिलीलीटर्स ऑफ दूध ही पी पाता है, 10 ml। और क्योंकि ये लिक्विड डाइट है तो इसलिए इसकी डाइजेशन भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। 2 घंटे के अंदर बच्चा उस दूध को पचा लेता है और इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को फिर से दूध पिलाएँ, क्योंकि इस उम्र में बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दूध की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इनफैक्ट हर हफ्ते बच्चे का वेट 150 से 200 ग्राम बढ़ता है, विच इज़ अराउंड 5% ऑफ द टोटल वेट। 5%, दैट्स अ बिग जंप। दैट्स वाई आपको उसको दूध पिलाते रहना पड़ेगा हर 2 से 3 घंटे के बीच में। तो इस कारण से उनको मतलब भूख लगती रहती है और वो रोते रहते हैं। लेकिन एक कुछ अर्ली साइंस भी हैं रोने के पहले, जिसको कि अगर आप ध्यान दें तो मतलब आप उससे रोने के पहले ही चुप करा सकते हैं। अर्ली साइन इज़ सकिंग। मतलब कि अगर बच्चे को भूख लग रहा होगा, उसका पेट अगर खाली हो गया होगा तो वो अपने हाथों को सक कर रहा होगा। इनफैक्ट अगर आप अपने हाथों को उसके मुंह के पास ले जाएं या फिर अपने फेस को उसके मुंह के पास ले जाएं तो वो आपके फेस को भी सकिंग करना चालू कर देगा। सकिंग इज़ अ वेरी इनीट एबिलिटी ऑफ द किड्स, मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेट है ये। पेट से बच्चों को पता होती है कैसे सक करना है और ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए जब भी उन्हें भूख लग रही होती है तो वो सकिंग चालू कर देंगे। अब अगर उस समय में आप उस क्यू को, आप उस हिंट को नहीं पकड़ पाए और बच्चे को मदद नहीं कर पाए तो उसके बाद बच्चा रोना चालू कर देगा। और मैंने देखा कि नियाना जो है वो नए साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन शी क्राइज। सो दिस इज़ इट। जब बच्चा अगर हंग्री है तो फिर उसे फीड करें, हर 2 से 3 घंटे के बीच में फीड करें। इनफैक्ट अलार्म क्लॉक लगा के रखें ताकि हर फीड के बीच में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप तुरंत तुरंत उसे पिला सकें टाइमली। अब वापस आते हैं सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न, और एक्चुअली सेकेंड रीज़न इज़ बेसिकली गैस। अब ये यहाँ पे 10 रीज़न्स हैं यहाँ पे जो कि मैंने नोटिस किया है नियाना को, व्हाई नियाना क्राइज। ऑल ऑफ दीज रीजंस आर बिहाइंड दैट इन द फर्स्ट 3 वीक्स इटसेल्फ। यू विल बी माइंड ब्लोन। आई होप देयर आर नो मोर रीजंस, बट अगर कुछ और आता है तो मैं इसमें ऐड करते रहूँगा। बट गैस, और ये भी कुछ मतलब ऑब्वियस ही चीज़ है गैस होना। मतलब हम बड़ों को भी गैस होती है। गैस प्रोडक्शन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप खाना खाते हैं वो पेट में जाएगा, पेट में एसिड है, एसिड से रिएक्शन होगी तो गैस तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। फिर खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे बैक्टीरियाज जो है, बैक्टीरियाज वो खाने पे एक्ट करते हैं, वो आपके जो प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को। उसमें फिर से गैस प्रोड्यूस होती है। तो गैस प्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है जब गैस मूव नहीं करे, जब गैस ट्रैप्ड हो जाए। ओके,
लेट्स कम ओवर हियर, गैस। ट्रैप्ड गैस इज़ अ प्रॉब्लम। देखिए बच्चे जो दिन भर सोए रहते हैं, बैक पे लेटे रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए गैस ट्रैप होना बहुत ही आसान है बच्चों के लिए, राइट। नाउ दैट्स प्रॉब्लम नंबर वन। दूसरा चीज़ है कि अगर बच्चे ज़्यादा गैस इनटेक कर रहे हो, ज़्यादा गैस खा रहे हो, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये गैस कौन गैस खाता है, बट नहीं, हम गैस बहुत ज़्यादा इनटेक भी करते हैं। जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो अगर निपल और बच्चे के मुंह के बीच में प्रॉपर लैचिंग नहीं हो, थोड़ा गैप रह जाए, तो गैस जो है वो खा रहा होगा उसके थ्रू। दूसरी चीज़, अगर बच्चा रो रहा होता है तो रोते टाइम बहुत सारी गैस इनटेक करता है पेट में, जिसके कारण कि गैस बढ़ जाती है। इनफैक्ट हम अडल्ट्स गैस खाते हैं बाय टेकिंग आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें बहुत सारी गैस होती है, वो आपके पेट में जाती है और गैस प्रोडक्शन को बढ़ाती है, राइट। तो यस, वी डू इनटेक गैस। तीसरी चीज़, गैसी फूड्स। देखिए जब भी आप कोई ब्रोकली वगैरह या फिर बीन्स वगैरह, राजमा, छोला, ये सब वगैरह खाते हैं तो आपको गैस प्रोड्यूस होता है, राइट। क्योंकि इन चीज़ों में कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर कुछ सल्फरस कॉम्पाउंड्स होते हैं जिसको कि ब्रेक डाउन करने पे गैस प्रोड्यूस होती है। अब बच्चे को ये कैसे मिलेगी, क्योंकि बच्चा तो ये सब चीज़ें नहीं खा रहा है, वो तो बस मदर्स मिल्क पी रहा है। तो अगर मदर ने ये चीज़ें खाई हैं तो मदर मिल्क के थ्रू ये सारी चीज़ें जाएंगी बच्चे में। यस, मदर्स मिल्क इज़ रियली इंपॉर्टेंट एक्चुअली। दिस इज़ वाई डॉक्टर्स से कि पहले 6 महीने में केवल मदर्स मिल्क ही पिलाएं जाए, क्योंकि मदर मिल्क के थ्रू बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बच्चे में जाती हैं। प्रोटीन, विटामिन, ये तो हो गई, एंटीबॉडीज़, वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जाती हैं। और यही प्रॉब्लम है फार्मूला मिल्क में। फार्मूला मिल्क में ये सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती हैं। हाँ, प्रोटीन, विटामिन वगैरह तो आप ऊपर से डाल सकते हो, बट एंटीबॉडीज़, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब चीज़ें आप नहीं डाल सकते हो। इम्यूनिटी बूस्टर्स, ये सब चीज़ें आप नहीं डाल सकते हो, राइट। तो इसलिए मदर्स मिल्क इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट प्रॉब्लम ये भी है कि जो भी मदर खा रही होगी वो भी बच्चे के पेट में जाएगा, राइट। तो अच्छी चीज़ जाएंगी, अगर आप गलत चीज़ खा रहे हो तो वो भी जाएगी। जैसे कि अगर आप ड्रग्स ले रहे हो या अल्कोहल, निकोटीन वगैरह, तो वो भी बच्चे के पेट में जाएगा। इसलिए दैट्स वाई इट्स बैंड अंटिल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। साथ के साथ अगर आप गैसी फूड्स खा रहे हो तो उस पर कंट्रोल कीजिए ताकि बच्चे को गैस नहीं हो। अब अगर बच्चे को गैस हो गया है तो कैसे पता करें कि गैस के कारण वो रो रहा है। तो ये हैं उसके सिम्टम्स। बच्चा पैर ऊपर करके मारने लगेगा, या फिर उसकी जो रोने की आवाज़ होगी वो थोड़ी स्क्वीकी काइंड ऑफ होगी। एंड इनको आप नोटिस करके बता सकते हो कि शायद उसे गैस हो रहा है। देखिए कोई पूरा प्रॉपर मैथ नहीं है कि आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि हाँ ये गैस वाली ही क्राई है, आपको गैस करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो अगर पैर ऊपर नीचे मार रहा है या फिर स्क्वीकी क्राई वगैरह है तो शायद गैस होगा। और अगर ये हो रहा है तो फिर आप उसकी मदद कर सकते हो बाय फर्स्ट बर्पिंग। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, गैस इज ट्रैप्ड, तो अगर आप बर्प करोगे तो गैस निकल जाएगी। तो पहली चीज़ तो वो। दूसरी चीज़, क्योंकि रोने के कारण गैस इनटेक हो रही है, इम्प्रॉपर लैचिंग के कारण गैस इनटेक हो रही है, तो फिर ये दोनों चीज़ों को कम कीजिए, ओके। तीसरी और आखिरी चीज़, मदर्स डाइट। मदर्स को अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि बच्चे के पेट में कुछ गैसी चीज़ें नहीं जाए। अब थर्ड रीज़न वाई बेबीज क्राई, रिफ्लक्स। नियाना के बर्थ के कुछ एक हफ्ते बाद हमने नोटिस किया एक रात को कि उसके मुंह से कुछ वाइट कलर का फोम निकल रहा है। अब ये देख के तो हम बिल्कुल ही घबरा गए, क्योंकि सारी हिंदी मूवी से हमें यही पता था कि वाइट कलर का फोम तब निकलता है जब कोई सांप वगैरह कुछ काट ले आपको। बट हमारे रिलेटिव्स ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस मिल्क रिफ्लक्स में बाहर निकल रहा है और कुछ नहीं, काइंड ऑफ लाइक उसने उल्टी कर दी है, राइट। अब फिर रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। देखिए इंसान का पेट जो है ना वो एक बलून की तरह है जिसमें कि पानी भरा हो, राइट। और बलून के मुंह को किसी ने टाइटली होल्ड करके रखा हुआ हो, पिंच करके रखा हुआ हो, राइट। ये हम हर इंसान के पेट में ऐसा ही होता है। जो टाइटली होल्ड करने वाली जो चीज़ है वो एक मसल होती है पेट में, पेट के ऊपर में, उसे हम स्फिंक्टर मसल बुलाते हैं। अब बच्चों में दिक्कत ये है ना कि स्फिंक्टर मसल ये थोड़ी लूज होती है, तो थोड़ा सा गैप होता है, ऑलराइट। अब देखिए रिफ्लक्स क्यों होता है, अगर आपने ज़्यादा दूध पिला दिया हो। बहुत सारे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा दूध पिला दें, फिर पिलाना पॉसिबल है पिला दो ताकि बच्चा तंदुरुस्त और मोटा ताज़ा तगड़ा निकले, राइट। बट यार कैपेसिटी को थोड़ा माइंड में रखो, और जितनी उसकी ज़रूरत होगी बच्चे उतना ही दूध पिएंगे, और दैट्स इनफ। ज़्यादा ठूस के पिलाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम तब आती है ज़्यादातर जब आप बॉटल फीडिंग कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम में कुछ कंट्रोल होता नहीं है बच्चे पे, बच्चा ज़्यादा सक करे तो ज़्यादा दूध पी लेता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ओवर फीडिंग एक कारण है रिफ्लक्स का।
दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चे को रिक्लाइन पोजीशन पर कोई लगे, हॉरिजॉन्टल या फिर सर नीचे पैर ऊपर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो कंटेंट है पेट का वो तो बाहर निकल के आ जाएगा, राइट? तीसरी चीज़, अगर बच्चे के पेट में गैस हो रहा हो और वो गैस निकल नहीं रही हो, ट्रैप्ड गैस हो, तो गैस के प्रेशर के कारण लिक्विड बाहर आ सकता है। और चौथी चीज़, अगर स्टमक में कोई दबाव हो, कोई प्रेशर हो, जैसे कि अगर आपने डायपर बहुत ही टाइटली पहना दिया हो, तो उसके कारण भी ये जो फ्लूइड वगैरह है, ये वापस निकल के आ सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने ये नोटिस कर लिया, तो फिर उसे मदद करने के लिए आपको क्या करना है कि उसे बर्प करवाना है, ताकि उसकी जो गैस वगैरह है, ट्रैप्ड गैस, वो निकल जाए। इनफैक्ट मैं एक रूटीन आपको बताऊँगा, जो कि मैं नियाना के साथ फॉलो करता हूँ। हर फीडिंग के बाद मैं एक अलार्म लगाता हूँ 2.5 घंटे का, उसके बाद उसे फिर से उठाना है और उसे दूध पिलाना है। अब मैं उसे आधा ही दूध पिलाता हूँ और उसके बाद फिर उसकी बर्पिंग होती है, डायपर चेक होता है और फिर उसे पूरा दूध पिलाया जाता है, राइट? ताकि रिफ्लक्स या गैस इश्यूज़ नहीं रहे। उसके बाद आप उसे स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड दें, ये नहीं कि एक बार में ही ठूस के पूरा-पूरा पिलाने की कोशिश करें, ऑलराइट? फिर तीसरी चीज़ कि उसे इंक्लाइंड पोज़ीशन पे पिलाएँ, मतलब कि सर ऊपर और पैर नीचे। और चौथी चीज़ कि डायपर को थोड़ा लूज़ली ही पहनाएँ, ऑलराइट? फिर नेक्स्ट रीज़न व्हाई बेबीज़ क्राई, प्रेशर, पॉटी प्रेशर इनफैक्ट। और इसे सेंस करने का बहुत ही ईज़ी सा तरीका है। आपको दिख जाएगा कि वो एकदम प्रेशर में, वो प्रेशर लगा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, पॉटी निकल नहीं रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द बेबीज़। अब इसमें किया क्या जाए? तो बेसिकली टमी मसाज करें थोड़ा-सा, राइट? बहुत सारे तरीके हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाने वाले हैं। उसके लेग्स को पकड़ के थोड़ा बाइसाइकिल पोज़ीशन करें, ताकि प्रेशर बनाएँ और पॉटी निकल जाए ईज़िली। और उसे एक टॉयलेट सीटिंग पोज़ीशन में उसको बैठाएँ बच्चे को। उसके लेग्स को सपोर्ट करें, उसके थाइज़ को सपोर्ट करें, ताकि उसे जो सेम पोज़ीशन है पॉटी की पोज़ीशन, उसमें वो आ जाए और पॉटी ईज़िली निकल जाए। अब आते हैं चौथी चीज़ पे, जो कि है वेट डायपर। अब देखिए, बच्चा जो है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी, ये दिन में 3 से 5 बार पॉटी करेगा, 6 से 8 बार यूरिन पास करेगा, व्हिच इज़ क्वाइट नॉर्मल इन फैक्ट। तो यानी कि डायपर आपको बहुत ही ज़्यादा बार बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? और जब ऐसा उसकी उसकी डायपर अगर वेट होगी, तो यू कैन सी दैट है, वो बहुत ही इरिटेटेड से फ़ील करेंगे और उनकी क्राई भी बहुत ही इरिटेट वाली क्राई होने वाली है। बहुत ही रेस्टलेस मूवमेंट्स करेंगे, सर इधर-उधर होगा, हाथ-पैर इधर-उधर जाने वाला है। तो ये आपको देख के पता पड़ जाने वाला है। और जब आपको ऐसा नोटिस होता है, तो फिर अगेन डायपर चेंज कर दीजिए जाए। और सेम चीज़ मेंटेन कीजिए कि हर 2.5 घंटे पे दूध पिलाना है, थोड़ा-सा दूध पिलाना है, उसके बाद बर्पिंग और डायपर चेक करना है और डायपर चेंज करना है अगर वो वेट हो तो। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जब नियाना का बर्थ हुआ था, तो बैंगलोर का टेम्परेचर थोड़ा बदल रहा था। बैंगलोर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म था उसके पहले, और फिर बारिश का मौसम आया ही था उस टाइम पे। तो दिन में बहुत ही गर्मी होती थी और हम पंखा हाई पे चला के सोते थे, एसी चला के सोते थे, और रात में फिर अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही ठंड हो जाती थी, राइट? तो फिर एक रात को हमने देखा कि उसकी नाक ठंडी है, उसके हाथ ठंडे हैं। तो इसलिए फिर हमने ये पता लगाया और फिर उसे ठीक करने की कोशिश की। अब इसे पता लगाने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप उसके नोज़ को टच करें, नोज़ को या फिर हैंड्स को। देखिए, जब भी इंसान को ठंड लगती है, तो सबसे पहले नोज़ ज़्यादा ठंडा होता है, या फिर ये कान के जो ईयर लोब्स हैं, या फिर फिंगर्स, या फिर टोज़, या फिर आपके घुटने, ये ठंडे पड़ जाते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिज़िक्स का रीज़न है व्हाई ये सारे एरियाज़ पहले ठंडे पड़ते हैं। ये शार्प कॉर्नर्स हैं, और ये शार्प कॉर्नर्स ज़्यादा जल्दी हीट को अक्यूमुलेट करते हैं, डिसिपेट करते हैं। इसकी बारे में बात हम बाद में कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको दिख जाएगा कि अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा हॉट फ़ील कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि उसकी जो ब्रीथिंग है वो बहुत ही फ़ास्ट हो गई है, पैंट कर रहा है बच्चा। पैंटिंग, यू विल नोटिस दैट फेस में रेडनेस आ जाएगी। और अगर कोल्ड फील कर रहा है बच्चा, तो उसके जो नोज़ हैं, ईयर लोब्स हैं, ये वगैरह टच करने पे कोल्ड फील करेंगे, और अगेन इरिटेटेड वाली क्राई होने वाली है। अब अगर ऐसा चीज़ हुआ, तो फिर एसी और फैन को रेगुलेट करें, या फिर उसके क्लोथ्स को ऐड या रिमूव करें, डिपेंडिंग ऑन ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दें, ये भी उसकी हेल्प करती है। नाउ, सातवीं कॉमन रीज़न व्हाई बेबीज़ क्राई, कंस्ट्रेंट पोज़ीशन।
तो मैंने देखा कि नियाना जो है ना वो अपने हाथों को फ्री रखना पसंद करती है, अपने हाथों को सर के पास रखना पसंद करती है। तो जब भी हम उसे स्वाडल करते हैं उसके हाथों को बांध के, तो उसे वो पसंद नहीं आता, वो ज़ोर से चिल्लाना चालू कर देती है, रोना चालू कर देती है। या फिर जब हम उसे फीड कर रहे होते हैं और पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं और उसके पैर या उसकी बॉडी कुछ अजीबोगरीब पोजीशन में आ जाती है, तो उसे दर्द होता है और वो उसके कारण चिल्लाती है। तो ये नोटिस करना बहुत ही आसान है कि क्योंकि जब भी वो इसके कारण से रोएँगे तो बहुत ही फज़ी और बहुत ही इरिटेटेड होंगे और वो आपको दिख ही जाने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए 5 महीने तक बच्चे जो हैं अपने बैक पे ही सोएँगे। तो कोशिश नहीं करें कि उसे अपने टमी पे सुलाएँ या फिर उसे अपने ज़्यादा देर के लिए अपने कंधे पे लगा के रखें, वो पोज़ीशंस उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि उनके हेड को सपोर्ट करें, उनकी नेक उतनी ज़्यादा पावरफुल, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो अपने हेड को खुद से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हेड अचानक से इधर-उधर गया, तो वो खुद को चोट पहुँचाएँगे और उसके कारण उन्हें दर्द होगा और वो रोने लगेंगे। तीसरी चीज़ कि हिप शुड बी मोबाइल। कभी-कभी आप जब सॉडल करते हैं बच्चे को, मतलब कि रैप करते हैं कपड़े में बच्चों को, तो उनकी अगर हिप मोबिलिटी, उनकी अगर लेग मोबिलिटी बहुत ही कंस्ट्रेंड है, तो उसके कारण एक प्रॉब्लम आ सकती है। हिप में दर्द होने लगेगा और उसके कारण बच्चे रोएँगे। चौथा चीज़ है कि उसकी अगर बच्चे को पसंद है अपने हाथों को फ्री रखना, तो आप उसे हाथों को फ्री ही रख के सॉडल करें, उन्हें कपड़ों में लपेटें। ऑलराइट? नेक्स्ट रीज़न है इलनेस, कोई भी बीमारी, जैसे कि कोल्ड हो गया, फीवर हो गया या फिर कॉलिक हो गया। एक रात हुआ क्या था कि रात को नियाना ने बिल्कुल सोने ही नहीं दिया। उसे दूध भी पिलाओ तो वो थोड़ी बहुत सोएगी, जैसे ही उसे नीचे रखो तो 5-10 मिनट में फिर से उठ जाएगी और फिर से रोने लगेगी। और हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि प्रॉब्लम है क्या आखिरकार। फिर हमने ये नोटिस किया कि उसकी ब्रीथिंग थोड़ी-सी फास्ट है। तो फिर हमें लगा कि शायद इसे गर्मी लग रही है, क्योंकि पैंटिंग इज़ वन ऑफ द सिम्पटम्स साइन्स ऑफ फीलिंग टू कोल्ड और टू हॉट, राइट? लेकिन फिर हमने नोटिस किया कि नहीं, कोल्ड तो ये नहीं फ़ील कर रही, ना ही हॉट फ़ील कर रही है, टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल है। फिर हमने नोटिस किया कि उसके नाक में एक्चुअली कुछ-कुछ व्हाइट कलर का चीज़ फँस गया है, मतलब कि बेसिकली उसे कोल्ड हो गया था, ऑलराइट? और उसे ब्रीथिंग करने में इश्यू आ रही थी। फिर डॉक्टर ने एक सेलीन स्प्रे दिया, नेज़ल स्प्रे, एंड उसे डालने के बाद नियाना बिल्कुल ही शांत हो गई और वो अगले दिन बहुत ही अच्छे से लंबी टाइम के लिए सोई। सो दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स। और अगर आप ये पता लगा पाते हैं कि क्या बच्चे को कोल्ड है या फीवर है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, इलनेस वगैरह है, तो आप उसे जल्दी से मदद कर पाएँगे। हाँ, एक बीमारी है कॉलिक। बेसिकली ये बीमारी नहीं है। बेसिकली डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा दिन में 3 घंटे रोए और हफ्ते में ये प्रोसेस 3-4 बार रिपीट हो, तो यानी कि कुछ अलग ही बीमारी है, पता नहीं। और अब कोई और भी रीज़न्स नहीं है, सारे रीज़न्स आपने हटा दिए हैं, कोई और रीज़न नहीं बचता है, तो डॉक्टर्स टर्म में देते हैं कॉलिक का। अब अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और वही सजेस्ट करेंगे बेस्ट क्या करना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न इज़ कांट स्लीप। आपका बच्चा टायर्ड है बट फिर भी वो सो नहीं पा रहा है। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आए बच्चे को देखने के लिए और बच्चे को खिला रहे हैं, बट बच्चे को नींद आ रही है, आपको दिख रहा है कि वो जमाई ले रहा है बट फिर भी वो सो नहीं पा रहा है क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन है, राइट? तो उस रीज़न में आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये पता लगाने के लिए ये कुछ साइंस वगैरह हैं। बच्चा आपका टायर्ड होगा, वो जमाई वगैरह लेने लगेगा, फिर उसकी जो रोने की फ्रीक्वेंसी होगी वो सिर्फ ग्राइंडिंग टाइप से रोएगा, ग्राइंडिंग टाइप से। और आपको दिखेगा कि उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है, वो पूरे हाथ पैर को पूरे स्टिफ करके रखेगा। तो ये सारे सिम्पटम्स आपको देख के पता चल जाएगा कि वो शायद सोने की कोशिश कर रहा है बट सो नहीं पा रहा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जैसा कि बच्चे का इन्वायरमेंट था पेट के अंदर, वूम्ब के अंदर, राइट? तो उसे बहुत ही कंफर्टिंग फील होने वाला है। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? पहला चीज़, स्किन टू स्किन टच। देखिए, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बंदर के बच्चे को उसकी माँ से अलग किया और एक्सपेरिमेंट में 2 बंदर के डॉल्स बनाए। एक बंदर का डॉल था जो कि मेटल वायर से बना हुआ था, ताकि उसे आप टच करोगे तो आपको कोल्ड फील हो, कंफर्टिंग बिल्कुल भी फील नहीं होगा। लेकिन उस डॉल में एक मिल्क बॉटल लगी हुई थी, तो यानी कि जब भी बच्चे को भूख लगता तो वो हमेशा उस डॉल के पास जाता, वो दूध पीता और फिर शांत हो जाता। दूसरी डॉल बंदर की जो थी, वो थी एक
कॉटन कपड़े से बनी हुई एकदम सॉफ्ट कंफर्टिंग बंदर की डॉल। तो अब साइंटिस्ट ये पता लगाना चाहते थे कि जब ये बंदर का बच्चा ये घबराएगा तो किस डॉल के पास जाएगा। क्या ये वो मेटल वायर वाले डॉल के पास जाए जो जिसने कि हमेशा इसे दूध पिलाया और इसे पेट भर के रखा, या फिर दूसरी वाले डॉल के पास जो कि कंफर्टिंग टच देती है। तो ये पता लगा कि बंदर डरने पे हमेशा बंदर का बच्चा वो दूसरी वाली डॉल के पास जाता था जो कि कॉटन कपड़े से बनी हुई थी, जो कि कंफर्टिंग टच देती थी। तो यहीं से ये थ्योरी आती है कि जब भी आपके बच्चे को आपको सुलाना है, आपको वूम लाइक इन्वायरमेंट देनी है, तो उसे आप अपने करीब रखिए, अपने हाथों में रखिए, अपने बॉडी से टच दे के रखिए। नेक्स्ट चीज़ है वाइट नॉइज़। जब आपका बच्चा पेट में होता है तो वो सुन सकता है चीज़ों को जो भी बाहर हो रही है, क्लियरली नहीं, थोड़ी मिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ आएगी जिसे कि हम वाइट नॉइज़ बुलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चे को अगर शुश करेंगे या फिर वाइट नॉइज़ का कुछ ऐप्स वगैरह आते हैं वो उस प्ले करिएगा वो साउंड को, तो उन्हें ज़्यादा कंफर्टिंग फील होने वाला है। तीसरी चीज़ है कि आप जेंटल रॉकिंग कीजिए। देखिए जब बच्चा पेट में होता है तो माँ चल रही होती है और इसलिए उसे लगता है कि जेंटल रॉकिंग दैट इज़ मोर कंफर्टिंग फॉर द बेबी, राइट। अगेन नोटिस कीजिए कि जेंटल रॉकिंग में बोल रहा हूँ, ना कि विगरस शेकिंग। उसके कारण अलग प्रॉब्लम्स होती है जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। तो जेंटल रॉकिंग कर सकते हैं, नॉट विगरस शेकिंग। देन थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज सकर। बेसिकली जो चूसने वाला सकर आता है वो आप बच्चे के लिए लगा सकते हैं। अगर बच्चा दूध पी चुका है फिर भी नहीं चुप हो रहा है, टायर्ड है, सो नहीं पा रहा है, तो सकर्स हेल्प करते हैं। बट नोटिस कीजिएगा कि आप सकर 1 महीने के कम वाले बच्चों को नहीं दें, क्योंकि 1 महीने तक बच्चा जो है अभी भी लैच करने की प्रैक्टिस कर रहा है, कैसे निपल से लैच करें और कैसे दूध माँ के ब्रेस्ट से पिएं। अगर आप शक्कर ला के देंगे तो वो लैचिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि शक्कर को पे लैच करना बहुत ही ईजी होता है बच्चे के लिए, राइट। और ये जो सकिंग की जो टेंडेंसी है, नेचर है, ये बहुत ही इनीट नेचर है बच्चे की। ये बच्चा पेट से ही सीख के आता है, ऑलराइट। दिस इज जेनेटिक फॉर ह्यूमन किड्स, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी कंफर्टिंग एक्सपीरियंस फॉर द बेबीज। नेक्स्ट इज स्वाडल। अगर आप बच्चे को कपड़े में लपेट के रखते हैं, राइट, तब उसे बहुत ही लगता है कि वूम लाइक इन्वायरमेंट है, क्योंकि वूम में भी बच्चा बहुत ही लपेटा हुआ काइंड ऑफ रहता है पेट में। बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता नहीं है बच्चे के पास कि हाथ पैर फेंके वगैरह वगैरह करे। अनदर रीज़न इज़ दैट जब बच्चा सो रहा होता है तो फिर बहुत ही सपने आएंगे, और हो सकता है कि बच्चा घबरा जाए सपने में और अपने हाथ पैर फेंके, और उसके कारण वो अपने आप को खुद जगा सकता है, राइट। तो अगर आप उसे स्वाडल करेंगे, कपड़े में बांध के रखेंगे हाथ पैरों को, तो फिर वो अपने हाथ पैर फेंकेगा नहीं, भले ही अगर बुरे सपने भी आए तो, और खुद को जगाएगा नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई स्वाडल इज़ वेरी हेल्पफुल। लास्ट इज कि ऑब्वियसली नॉइज़ को कम रखें और लाइट को भी डिम रखें। नाउ लास्ट पॉइंट, बोर्डम। कभी कभी होता है कि नियाना सो के उठ जाती है, उसे भूख भी नहीं लग रही होती है, और फिर वो रोना चालू कर दी है कुछ देर में। पर जैसे ही हम आते हैं और उसे अपने गोद में उठाते हैं वो चुप हो जाती है और हमें देखने लगती है, आंखें खोल के एकदम एकदम एक्टिवली देखने लगती है। तो दिस इज़ द साइन कि बेसिकली वो बोर्ड है और शी नीड्स सम सिमुलेशन। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फेस टाइम बेसिकली बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि बच्चे के सामने रहें, उससे बात करने की कोशिश करें, भले ही उसे कुछ समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, उससे मतलब नहीं है। बट जैसे आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बात करते हैं वैसे ही बात कीजिए। मतलब कि कुछ बोलिए, वेट कीजिए उसके रिएक्शन का, और फिर से कुछ बोलिए, ऐसे ही रिपीट करते रहिए। उसे बाहर लेके जाइए आउटडोर, एंड अगर कुछ टॉयज़ वगैरह है तो वो ला के दे सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम। तो ये थे मोस्ट कॉमन रीजंस व्हाई अ बेबी क्राइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि क्यों नियाना रोती है, एंड दिस इज़ बीइंग अ लॉट मोर हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड हर एंड हेल्प हर आउट। और मेरी आशा ये है कि शायद अगर आप नए पेरेंट हैं या फिर आप किसी नए पेरेंट को जानते हैं तो उनसे ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, और मेरी आशा है कि ये वीडियो उनके भी मदद में आएगा। सो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब।